एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हमारी क्लास 12th फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 7 द मॉडर्न इंडियन आर्ट। तो इसमें अब तक हमने चैप्टर को कवर कर लिया था और 9 जो पेंटिंग्स हैं जो चैप्टर के एंड में है उनको भी कवर कर लिया था। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम बची हुई पेंटिंग्स को कवर करेंगे। तो अब तक हमने जो 9 पेंटिंग्स कवर की है उनका एक शॉर्ट सा रिकैप ले लेते हैं कि पहली पेंटिंग हमने देखी थी द लाइव्स ऑफ मिडिएवल सेंट्स, जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाई थी। सेकंड पेंटिंग थी, जो सेकंड आर्टवर्क था वो था मदर टेरेसा, जो कि बनाई गई थी एमएफ हुसैन के द्वारा। थर्ड थी हल्दी ग्राइंडर, जिसे बनाया था अमृता शेर गिल ने। फोर्थ थी फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वापल्ली, ये किसने बनाई थी ये आप कमेंट्स में बताओगे। फिफ्थ थी वर्लपूल, इसे बनाया था कृष्ण रेड्डी ने। उसके बाद से चिल्ड्रन अगेन आप कमेंट्स में बताओगे। फिर थी देवी बनाई थी ज्योति भट्ट ने। एट्थ पेंटिंग थी हमारी, जो एट्थ आर्टवर्क था वो था ऑफ वॉल्स बनाया था अनुपम सूद ने। और 9th है रूरल साउथ इंडियन मेन विमेन, जो कि बनाया था लक्ष्मा गोद ने। तो अब हम अपनी आगे की पेंटिंग्स को कवर कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टवर्क है वो एक स्कल्पचर है, ट्रियम्फ ऑफ लेबर। तो ये हमारा 10th आर्टवर्क है। तो इस स्कल्पचर के आर्टिस्ट कौन थे? देवी प्रसाद रॉय चौधरी। ठीक है, तो ये एक फेमस स्कल्प्टर और पेंटर थे। तो फर्स्ट जो उनकी इंडियन मतलब ये फर्स्ट इंडियन प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट इंडियन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई। तो इनका जो मेन फोकस था वो था ह्यूमन स्ट्रगल, लेबर और जो नेशनलिस्ट थीम्स है उनको आर्ट में लाने का। ठीक है, तो ये जो स्कल्पचर है ट्रियम्फ ऑफ लेबर, जो कि 1959 में बनाया हुआ था, ये एक ब्रोंज का स्कल्पचर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ब्रोंज का स्कल्पचर है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओपन एयर है और लार्ज स्केल पे है। ठीक है, तो ये 3 जो कीवर्ड हैं ये आप याद रखना कि ब्रोंज और ओपन एयर और लार्ज स्कल्पचर। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये मरीना बीच जो है, मरीना बीच तो आप जानते ही होंगे जो चेन्नई में है, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया था रिपब्लिक डे ईव पे 1959 में। ठीक है, मरीना बीच चेन्नई में। तो यहाँ पे थीम और सब्जेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 लेबरर्स हैं जो एक मैसिव रॉक को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 लेबर्स हैं जो इस मैसिव वॉल को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? ये सिंबलाइज करना है ह्यूमन लेबर्स का जो रोल होता है नेशन बिल्डिंग में, उस चीज़ को। तो ये हमें दिखाते हैं कि किस तरह से मैन वर्सेस नेचर का जो स्ट्रगल है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौधरी है उन्होंने वर्कर्स के जो मस्क्यूलर बॉडीज है उनको बहुत डिटेल में दिखाया है कि जैसे यहाँ पे आपको मसल्स देखने को मिलेंगी कि जो बोन्स हैं, वेन्स हैं, फ्लैश वगैरह है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से विजिबल है। यहाँ पे भी आपको मसल्स देखने को मिल रही हैं। तो फिगर्स में एक्सट्रीम फिजिकल एफर्ट को क्लियरली शो किया हुआ है। और जो स्कल्पचर है उसको पेडिस्ट्रल पे रखा हुआ है, जैसे कि किंग्स और कॉलोनियल जो स्टैचूज होते हैं उनको रखा जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो लेबरर्स हैं उनको हीरोज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि वो हीरो हैं, वो हमारी नेशन बिल्डिंग में कितना हेल्प कर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो 19th सेंचुरी का ये एक प्रॉपर थीम हुआ करता था, जो पॉपुलर जो थीम होता है, पॉपुलर थीम क्या था कि रोमांटिक स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट नेचर। ठीक है, तो उस टाइम का ये पॉपुलर थीम था। तो आर्टिस्ट जो है उन्होंने इसको इंडियन कंटेक्स्ट में ट्रांसलेट करके एक जो नेशनलिस्ट सिंबल है वो बना दिया था। ठीक है, तो ये जो स्कल्पचर है ये लेबर क्लास की जो डिग्निटी है और जो लेबर क्लास की पावर है उसको रिप्रेजेंट करता है। डिग्निटी और पावर किसकी? लेबर क्लास की। तो ये सेलिब्रेट करता है जो वर्किंग पीपल हैं उनको, इंस्टेड ऑफ जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनके बजाय। ठीक है, तो कॉलोनियल रूलर्स को हटाओ और वी विल सेलिब्रेट द वर्किंग पीपल, वही चीज़ सेलिब्रेट हो रही है इस कल्चर से। और साथ में जो नेशन बिल्डिंग है उसमें जो हार्डवर्क और कलेक्टिव एफर्ट जो लगता है उसका भी मैसेज देता है ये जो स्कल्पचर है। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक आर्ट होने के वजह से, क्योंकि कोई भी देख सकता है ना इसको, तो हर तरफ से देखने पर जो अलग अलग पर्सपेक्टिव हमें इसको देखने को मिल रहा है, जो लोगों को एंगेज करता है और ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग जागती है इस चीज़ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर था। हमारा नेक्स्ट आर्टवर्क है संथाल फैमिली। तो चलो इसको देख लेते हैं हम। तो ये जो स्कल्पचर है ये अगेन ये भी ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर है जो रामकिंकर बैज ने बनाया था 1937 में। ठीक है, तो जो रामकिंकर बैज है ये इंडिया के फर्स्ट मॉडर्निस्ट स्कल्पचर्स में से एक थे। जो कला भवन हमने देखा था शांति निकेतन में, ये उसके एक स्टूडेंट थे और लेटर ये वहाँ के टीचर भी बने थे। तो एक क्वेश्चन मेरे को याद आया है जो आप कमेंट्स में बताना कि जो कला भवन है शांति निकेतन में उसको इस्टेब्लिश किसने किया था। ठीक है, तो जो ये आर्टिस्ट है रामकिंकर बैज, इनका जो आर्ट है वो हमेशा रूरल लाइफ, कॉमन लोग और जो मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं उन्हीं पर बेस्ड होता था। ठीक है, तो ये जो स्कल्पचर है संथाल फैमिली, इसमें क्या है कि ये मेटल आर्मेचर से बना है। ठीक है, मेटल आर्मेचर से बना है और साथ में इसमें सीमेंट और जो पेबल्स है उनको भी मिक्स कर दिया गया है। तो ये एक ट्रेडिशनल स्टोन या फिर कोई मार्बल वुड वगैरह नहीं है। ठीक है,
जैसे ट्रेडिशनली स्टोन या फिर मार्बल वुड का यूज़ करते हैं, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मेटल का आर्मेचर लिया है, उसको सीमेंट और पेबल्स को मिक्स करके उससे इस चीज़ को बनाया गया है। मेटल का आर्मेचर उसको मतलब स्टेडी बनाने के लिए जो फिगर है उसको, और उसके ऊपर से सीमेंट और पेबल्स का पेस्ट लगा दिया। तो ये कला भवन कैंपस जो है शांति निकेतन में, वहीं पे अभी भी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो पहला पब्लिक मॉडर्निस्ट कल्चर है वो इसी को माना जाता है कि इंडिया का हमारा पहला पब्लिक मॉडर्निस्ट कल्चर है। और यहाँ पे एक संथाल ट्राइबल फैमिली दिखाई गई है। संथाल एक ट्राइब थी जो आई थिंक आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। तो संथाल एक ट्राइब थी, उसकी फैमिली को यहाँ पे दिखाया गया है। जो हस्बैंड है वो अपने बच्चों को डबल बास्केट जो होती है, जो पोल से टाई करके होता है, उसमें वो कैरी कर रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो वाइफ है वो साथ में चल रही है, जो डॉग है वो उनके पीछे उनको फॉलो कर रहा है। जो ये सीन किस चीज़ का देखने को मिल रहा है? हमें लग रहा है कि ये माइग्रेशन का या फिर रीलोकेशन, जो पुअर फैमिली की रीलोकेशन है उस चीज़ का सीन है। जो अपने वो कुछ मिनिमल से पोजेशंस है, कुछ अपना सामान है वो लेकर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्कल्पचर है ये इन द राउंड है। इन द राउंड का क्या मतलब होता है? ये जो लिखा हुआ है इन द राउंड, इसका मतलब है कि हर तरफ से घूमकर देखने पे भी जो नए नए एंगल्स हैं हमें वो देखने को मिलता है कि अगर आप किसी और साइड से देखोगे तो आपको कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से है इन द राउंड, कि राउंड आप अलग अलग तरफ से घूमो और घूम के देखोगे तो आपको अलग एंगल्स देखने को मिलेंगे। और साथ में ये लो पेडेस्ट्रल पर रखा गया है, जिससे हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम भी उनके साथ में ही चल रहे हैं। तो बिल्कुल लाइव लग रहा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं रखा गया, बिल्कुल नीचा ही रखा हुआ है। और सिंपल सब्जेक्ट को दिया गया, मतलब बिल्कुल सिंपल सा सब्जेक्ट है, और उसको क्या दिया गया है? मोन्यूमेंटल इंपॉर्टेंस, कि बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मोन्यूमेंटल इंपॉर्टेंस आप समझते हो ना, कि जो मोन्यूमेंट्स को जो इंपॉर्टेंस दी जाती है, वैसी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये सिंपल सा सब्जेक्ट है। ट्राइबल फैमिली है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही है, और इस सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दी गई है। अब आता है सिंबलाइज क्या कर रहा है। तो ये डेली लाइफ जो होती थी ट्राइबल्स की, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहाँ पे मतलब जो पब्लिक आर्ट का स्टेटस था उसको भी ये साथ में एलिवेट कर रहा है कि पब्लिक आर्ट कितना अच्छा हो सकता है, उस चीज़ को भी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो सीमेंट का यूज़ किया गया है ये सिंबलाइज कर रहा है मॉडर्नाइजेशन को, और जो क्लासिकल जो कॉलोनियल ट्रेडिशंस थे उस चीज़ से थोड़ा सा हटके ये मॉडर्नाइज चीज़ है, कि उस टाइम पे सीमेंट का यूज़ नहीं होता था, तो उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक कॉमन ट्राइबल फैमिली को हीरोइक और सेंट्रल सब्जेक्ट बनाया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो लास्ट में हम सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं हर एक आर्टवर्क का, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो ये एक फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर था इंडिया में, ठीक है, जो रूरल और ट्राइबल लाइफ को एक नेशनल आइडेंटिटी और मॉडर्न आर्ट का पार्ट बना दिया गया था, ठीक है। तो ये एक नरेटिव है, मतलब एक नरेटिव दिया गया था कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है और डिग्निटी है, तो इस तरह का नरेटिव दिया गया है। तो जो राम किंकर बैज है उन्होंने जो म्यूजियम है उसी के अंदर के जो आर्ट है उनको तोड़ के एक ओपन एयर पब्लिक आर्ट बनाया था कि सब लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्निफिकेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम म्यूजियम के अंदर ही सारी आर्ट लगते थे ना, उस चीज़ को तोड़ के एक ओपन एयर पब्लिक आर्ट बनाया, ठीक है, ताकि हर कोई उस चीज़ को देख सके। हमारा नेक्स्ट आर्ट वर्क है क्राइज अनहर्ड। तो देखो ये वाला वो आर्ट वर्क है जिसे बनाया है अमरनाथ सहगल ने। तो अमरनाथ सहगल जो है ये इंडिया के एक रिनाउंड मॉडर्न स्कल्पचर थे, ठीक है। और इन्होंने क्या है कि ये पार्टीशन के बाद उन्होंने अपना जो आर्ट है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसके बाद इन्होंने अपने आर्ट में सोरो, डिस्प्लेसमेंट और जो ह्यूमन सफरिंग है इन चीज़ों को डिपिक्ट करना शुरू किया था। तो ब्रॉन्ज और मेटल जो है वो उनके फेवरेट मीडियम हुआ करते थे, याद रखना, ब्रॉन्ज और मेटल, ठीक है, ये इनके फेवरेट मीडियम्स थे। तो इस स्कल्पचर के बारे में हम देखें तो ये क्राइज अनहर्ड जो स्कल्पचर है ये ब्रोंज का स्कल्पचर है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि ये ब्रोंज से बना हुआ है, और अभी जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है एनजीएम में, वहाँ पे ये प्रिजर्व्ड है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। तो यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में बनाया गया है कि जो फिगर्स हैं वो फिगर्स तो बिल्कुल स्टिक लाइक है, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड और इलोंगेटेड सी फिगर्स हैं। यहाँ पे हमें 3 फिगर्स दिखाई गई हैं, ठीक है। एक जो हस्बैंड है, ये वाइफ है, और साथ में एक चाइल्ड है। तो ये 3 फिगर्स बनाई गई है, बिल्कुल फ्लैट रिदमिक प्लेन्स में डिजाइन है, जो कि एक म्यूजिकल हार्मनी जैसा सा लग रहा है, ठीक है। तो जो सारी फिगर्स है वो अपने आर्म्स ऊपर उठाकर क्राई कर रहे हैं, जैसे हेल्प के लिए पुकार रहे हो कि कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो, इस तरीके का यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो हैंड जेस्चर्स है ये उनकी जो हेल्पलेसनेस है और जो डिस्पेयर है उसको परमानेंट बना देते हैं। तो स्कल्पचर स्टैटिक होते हुए भी मूवमेंट और जो इमोशन है उसको कन्वे कर रहा है यहाँ पे। तो ये सिंबलाइज क्या कर रहा है कि उन मिलियंस ऑफ जो डेस्टिट्यूट फैमिलीज थी, जो हंगर, पुअर्टी और इनजस्टिस का शिकार हुए थे, उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये एक सोशलिस्ट आर्टवर्क है जो ओप्रेस्ड और जो डिप्राइव्ड लोग थे उनकी वॉइस बना था, ठीक है, उनकी आवाज़ बना था। तो ये उन फैमिलीज को ट्रिब्यूट है जो जिनकी जो क्राइज गो अनहर्ड है, मतलब जो उनका रोना था वो किसी ने नहीं सुना।
तो उन फैमिलीज़ को ये ट्रिब्यूट है। ये जो आर्ट वर्क है जो अमरनाथ सहगल जी ने बनाया है, क्राइज अनहर्ड, ब्रोंज से बनाया गया स्कल्पचर है ये। तो इसका कुछ क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आप लिख सकते हो। क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिख सकते हो कि इस पर जो मुल्क राज आनंद है, जो फेमस सोशलिस्ट पोइट और राइटर है मुल्क राज आनंद, तो उन्होंने इसको मतलब मूविंगली लिखा, जिसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है कि स्कल्पचर ने जो आर्ट है उसको ह्यूमन सफरिंग और सोशल मैसेज से जोड़ दिया था, ठीक है। और सिग्निफिकेंस अगेन इंपॉर्टेंट कि ये जो स्कल्पचर है ये मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर का एग्जाम्पल है कि हम सोशलिस्ट थीम के साथ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर बना रहे हैं। सोशलिस्ट थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सोशलिस्ट थीम दिखाया गया है। जो लोग हैं जो इनजस्टिस का शिकार हो रहे हैं, पुअर्टी, हंगर फैमिलीज़ जो हैं और डेस्टिट्यूट फैमिलीज़ और जो ऑप्रेस्ड क्लासेस है, उन चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है। और साथ में ये ऐसे दिखा रहा है कि कैसे जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो भी ह्यूमन इमोशन को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है पुअर्टी, डिस्प्लेसमेंट, हेल्पलेसनेस जो है कॉमन पीपल की, उसके तरफ, ठीक है। और क्या चीज़ ये दिखा रहा है कि ये जो इंडियन मॉडर्न आर्ट है उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो सोशल स्ट्रगल्स है उसके साथ कनेक्ट भी करता है। हमारा नेक्स्ट आर्ट वर्क है गणेशा। तो इस पेंटिंग का नाम है गणेशा, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है ये ऑक्सीडाइज्ड कॉपर क्या होता है, जो तांबा होता है उससे बनाई गई है, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर से। तो ये याद रखना है कि जो गणेशा की ये जो स्कल्पचर है, पेंटिंग कह दिया था मैंने बाय मिस्टेक, पर ये स्कल्पचर है ये ऑक्सीडाइज्ड कॉपर से बना है, तांबे से बनाया हुआ है। और इसको पीवी जानकीराम ने बनाया है, पीवी जानकीराम, ठीक है। अगेन स्कल्पचर का नाम इंपॉर्टेंट है, तो पीवी जानकीराम ने इसे 1970 में बनाया था। और अगर हम देखें तो जो जानकीराम है उन्होंने कॉपर की पतली पतली शीट्स का यूज़ किया था इसको बनाने के लिए, ठीक है। जो कॉपर की, जैसे मान लो ये शीट है, इस शीट को ऐसे कट किया हुआ है, ठीक है, इस शेप में। तो जो कॉपर की पतली शीट्स है उनका यूज़ करके इसको बनाया है। और जो वो शीट्स थी उनको बीटिंग टेक्निक से, जो बीटिंग टेक्निक होती है उससे कॉपर मतलब कॉपर की उन शीट्स को बीटिंग टेक्निक से, जो कनकेव होता है, मतलब कनकेव क्या होता है, अंदर की तरफ जो दबा देते हैं, तो वो कनकेव शेप में बनाया था। और उसके ऊपर लीनियर एलिमेंट्स, जो सीधी लाइंस हैं, उनको वेल्ड कर दिया गया था। जो फेस के फीचर्स जैसे आंख है, नाक है, जैसे ये दिख रही है ना हमें आंख, नाक, और मतलब और जो डेकोरेटिव डिजाइन है वो दिखाते हैं। तो कॉपर की प्लेट लिया, उसको कनकेव कर दिया, कनकेव मतलब अंदर की तरफ घुसा दिया। और उसके ऊपर फिर जो लीनियर एलिमेंट्स हैं, ये लीनियर एलिमेंट्स है ना, ये सीधी सीधी लाइंस को ऐसे ऐसे लगाया हुआ है, तो ये लीनियर एलिमेंट्स लगा दिए थे। और ये जो लीनियर एलिमेंट्स है ये रिलीजियस आइकन जैसा इफेक्ट देते हैं, जैसे मतलब इसे देखते ही हमें स्पिरिचुअल फील आती है, ये इन्हीं लीनियर एलिमेंट्स की वजह से आती है। तो ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस, मतलब प्रेरणा क्या आती है कि जो जानकीराम है उनको साउथ इंडिया के जो एंशिएंट टेम्पल स्कल्पचर्स वगैरह हैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस मिला था, मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। ये चीज़ तो हमें पता ही है कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एंशिएंट टेम्पल्स हैं, तो उन टेम्पल्स में जो स्कल्पचर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते थे जानकीराम, पीवी जानकीराम। तो उसी मतलब वहीं से इसकी इंस्पिरेशन आई है, इन्फ्लुएंस आया है, प्रेरणा आई है। तो जो गणेश का इमेज फ्रंटल है, मतलब इमेज फ्रंटल कैसे है कि सीधे सामने का बनाया गया है, कि हम सामने से देख रहे हैं, फ्रंटल लुक है। तो जैसे केव और टेम्पल के जो आइडल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं कि हम उन्हें सामने से देख रहे होते हैं, तो ये उसी तरीके का बनाया गया है। और यहाँ पे जो गणेश हैं वो वीणा क्या होता है, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसे बजाते हुए दिखाए गए हैं कि वो वीणा बजा रहे हैं। तो जो क्राफ्ट्समैनशिप क्या थी कि जो जानकीराम है उनका क्राफ्ट्समैनशिप, मतलब उनकी जो क्राफ्टमैनशिप थी वो बहुत ज़्यादा मेटिकुलस थी। मेटिकुलस मतलब बहुत ही ध्यान से, डिटेलिंग के साथ वो बनाते थे अपनी क्राफ्ट्स को। तो उन्होंने एक आइडिया एक्सप्लोर किया था जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेडनेस। ओपन एंडेडनेस क्या होता है, यहाँ जो है ये ओपन एंडेडनेस, इसका मतलब है कि जो इंडिजिनस जो होते हैं, मतलब जो अपना देसी स्टाइल है उसका एक फ्री और फ्लेक्सिबल सा कैरेक्टर, ठीक है। तो इससे उनका जो काम है वो एक तरफ ट्रेडिशनल इमेजरी को फॉलो करता है और दूसरी तरफ जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स है वो भी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कल्पचर है इसमें लीनियर डिटेल्स हैं, जो लाइंस है उसको पूरे फॉर्म में बनाने में, मतलब जो पूरा का पूरा ही फॉर्म है उसको बनाने में उसका यूज़ किया गया है, लीनियर लाइंस का, लीनियर डिटेल्स का यूज़ किया गया है। और इसमें एक रिदम और लिरिकल जो स्टाइल होता है वो भी है। लिरिकल स्टाइलाइजेशन कैसे है कि मतलब जो लाइंस हैं और फॉर्म्स हैं उनको एक म्यूजिकल फॉर्म की तरह क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये एक फोक और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप का हमें फ्यूजन देखने को मिलता है, उन दोनों का मिक्स देखने को मिलता है। तो ये थी कंप्लीट हमारा आर्टवर्क स्कल्पचर। नेक्स्ट है वंशरी, ठीक है, ये हमारा लास्ट आर्टवर्क है, तो चलो देख लेते हैं इसे भी। तो ये जो आर्टवर्क है ये वंशरी नाम से फेमस है, जो कि मृणाली मुखर्जी ने बनाया था 1994 में। तो अगेन इंपॉर्टेंट, मृणाली मुखर्जी ने बनाया था 1994 में। तो इसकी ये जो आर्टिस्ट है मृणाली मुखर्जी, इन्होंने एक अनयूजुअल सा मटेरियल यूज़ किया, हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर क्या होता है, जो जूट टाइप का ही फाइबर होता है, ये जो जूट होता है इसी टाइप का कुछ होता है हेम्प फाइबर। तो ये जो मटेरियल है ये उन्होंने 1970 से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और ये पेंटिंग बनी थी 1994 में, ठीक है। तो
यहाँ पे नोटेड और वूवन टेक्निक है। नोटेड और वूवन टेक्निक में क्या करते थे वो, कि जो गुथ बनाते हैं ना हम, तो गुथ और जो बुनाई वगैरह होती है उस तरीके से थी। तो इस चीज़ से उन्होंने इस कल्चर को एक कॉम्प्लेक्स शेप दे दी थी, कॉम्प्लेक्स शेप में बना दिया था। तो ये क्लियरली उनके जो लॉन्ग एक्सपीरियंस है कि मतलब 1970 से ही शुरू कर दिया था, तो उसी चीज़ का ये रिजल्ट है कि ईयर्स ऑफ जो फाइबर को वो हैंडल करती थी उस चीज़ का। और यहाँ पे लोगों की सोच क्या थी कि शुरू में लोगों ने इस तरह के जो आर्ट वर्क्स हैं उनको सिर्फ क्राफ्ट जो होता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, तो क्राफ्ट जो होता है जो हम हाथ के काम करते हैं वही मान के इग्नोर कर दिया था लोगों ने कि भाई ठीक है कोई क्राफ्ट होगा, सही है। लेकिन अब जो रिसेंटली इनका जो वर्क है वो आर्ट वर्ल्ड में ओरिजिनलिटी और जो बोल्ड इमेजिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है, एट प्रेजेंट। और जो ये वर्क है इसका नाम है वंशरी। वंशरी का मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ द वुड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वंशरी का मतलब होता है गॉडेस ऑफ द वुड्स, जंगल की जो देवी होती है, ठीक है, जंगल की देवी है ये वंशरी। तो आर्टिस्ट ने एक ऑर्डिनरी मटेरियल जो है, जो जूट फाइबर है, नाम दिया हुआ है हेम्प फाइबर वैसे, तो उसको मोन्यूमेंटल और डिवाइन फॉर्म में बदल दिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये जो फिगर है, इनकी बॉडी में एक फेस है जिसमें जो इनवर्ड क्या होता है, अंदर देखते हुए ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है कि अंदर देख रहे हैं, इनवर्ड से एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिल रहा हमें। उसके बाद है प्रोट्रूडिंग लिप्स। प्रोट्रूडिंग लिप्स क्या होती है कि बाहर की साइड निकले हुए जो होठ होते हैं, तो वो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो पूरा स्कल्पचर है उसमें एक नेचुरल डिविनिटी सी है कि जैसे प्रकृति की जो शक्ति रूप होता है हमें वो ऐसे लग रहा है, तो उसका एक पावरफुल प्रेजेंस दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर पूरी डिटेल में और कंप्लीटली कवर हो चुका है पेंटिंग्स के साथ भी। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है सिर्फ चैप्टर नंबर 8, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लेना।